फिजिक्स और दूसरी क्वांटम फिजिक्स। इसी को हम कह रहे थे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच टू फिजिक्स, और ये थी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये क्या थी? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच थी ये एक ओल्ड पार्ट है, या यूँ कह सकते हैं कि पुरानी फिजिक्स है, न्यूटन के टाइम से चली आ रही है। ये जो नई फिजिक्स बनी ये न्यू है, और अभी रिसेंटली इसको हमने यूज़ करना शुरू किया। यानी यूँ मान लीजिए कि जब से आप मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो किसका नतीजा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और आई कैन से क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, अब क्लासिकल फिजिक्स में आपको पढ़ना है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। ये पूरा पार्ट किसका है? क्लासिकल मैकेनिक्स का या क्लासिकल फिजिक्स का। ठीक है, आवाज़ क्लियर है बच्चों? एक बार मैसेज करके या रिप्लाई करके बता दें। ठीक है, आवाज़ क्लियर है, वॉइस क्लियर है सभी को? चले आगे। तो देखिए, अब यहाँ पर मैकेनिक्स को, क्लासिकल मैकेनिक्स आपको पूरी की पूरी 12th और 11th में पढ़ा दी जाएगी। ठीक, ऊपरी तौर से सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा मैकेनिक्स, उसके बाद थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स आपको बताया जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी इन 11th। ठीक, 12th में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स वाला पार्ट। ठीक, उसके बाद 12th का ही कुछ पार्ट होगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, या कह लीजिए क्वांटम फिजिक्स का कुछ पार्ट भी आप कहाँ पढ़ेंगे? 12th क्लास में। ठीक है, अब मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में है मोशन आपको पढ़ना है, फ्रिक्शन आपको पढ़ना है, इलास्टिसिटी पढ़नी है, उसके अलावा फ्लूइड डायनेमिक्स आपको पढ़ना है, फ्लूइड कैसे मोशन करता है। उसके अलावा ग्रेविटेशन का जो पार्ट है ये भी किसमें आता है? क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर। ठीक है, उसके अलावा आप कार्नोट इंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्नोट इंजन पढ़ेंगे, कुछ लॉज पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। उसके अलावा आप पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। ठीक, यानी ये सारी बेसिकली आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का एक बेस बनाया जाएगा जिसको आगे जाके आप वास्ट स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आप इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, ये दोनों ही पार्ट्स आपको कहाँ पढ़ने हैं? दिस विल यू विल स्टडी इन क्लास 11th। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स आप 11th में केवल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन ये केवल इतना ही कई सारे चैप्टर्स इंक्लूड करता है। ठीक, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, तो इसमें आप पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। ठीक, उसके बाद आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, या करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक, उसके अलावा आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक, उसके अलावा आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक, उसके अलावा आपको पढ़ना है ईएम वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक, ये पूरा पार्ट आप 12th में पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। ठीक, उसके बाद हम बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स की जो ब्रांच है ये बेसिकली किससे डिपेंड होती है? ये लाइट के बारे में स्टडी करती है। ठीक, जहाँ पर वर्ड ऑप्टिक आ जाए इसका मतलब विजिबल लाइट, यानी 7 कलर्स जो आपको दिखते हैं लाइट के, उन्हीं की बात होती है। ठीक, यहाँ पर आप पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में, जो कि आप ऑलरेडी 10th में पढ़ के आए हैं। उसके अलावा मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे आप, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा आप माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके अलावा आप इसमें ये भी पढ़ेंगे कि लाइट क्या है, वेव है या फिर पार्टिकल है, क्या है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ेंगे? इन ऑप्टिक्स। ठीक, फिर अब क्वांटम मैकेनिक्स में ये कह लीजिए कि जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है
क्वांटम फिजिक्स है उसमें क्या आता है। तो इस क्वांटम फिजिक्स में बेसिकली आप 12th में ही पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो क्वांटम फिजिक्स में आते हैं आपके व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं कहीं, हाँ मैडम हमने पढ़ लिया है एटम क्या होता है, लेकिन उसकी कुछ डिटेल स्टडी, ठीक है। एटम के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर, न्यूक्लियस के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर, उसके अलावा आप पढ़ेंगे एटम, न्यूक्लियस, उसके अलावा आप पढ़ेंगे एक्सरेज के बारे में, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, ये सारी चीजें या रेडियो एक्टिविटी, ये सारी चीजें हमें किसमें पढ़नी है, क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। ये यानी बेसिकली स्कोप ऑफ फिजिक्स का क्या मतलब है, स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब कि फिजिक्स के कितने फील्ड्स हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो हर एक ये जितने हम बता रहे हैं ये हर एक फील्ड है, ठीक है। और हर उस फील्ड में आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। चाहे तो आप थर्मोडाइनमिक्स पे रिसर्च कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे अभी भी रिसर्चेस हो रही हैं, ऑप्टिक्स को यूज कर करके और बढ़िया बढ़िया टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स बन रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स रिसेंट है, सबसे न्यू है, इसमें आप सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स यानी ये सेमीकंडक्टर्स जो आप पढ़ते हैं ना, इस सेमीकंडक्टर्स में ही आपको ये समझ में आता है कि जितना हमारा कंप्यूटर जो इतनी बड़ी चीज़ थी वो इतने से पार्ट में समा गई या इतनी सी हो गई, वो किसका कारण, किसका रीज़न है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यानी ये पूरा पार्ट अभी रिसेंट है लेकिन बहुत डेवलपमेंट इसमें होना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये एक पार्ट आप एनसीईआरटी में भी पढ़ लें, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए बच्चों, मैं रब कर रही हूँ, इसके नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। इसके आगे जो टॉपिक दे रखा है फिजिक्स में इसी चैप्टर में, दैट इज हाउ इज फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी, कि फिजिक्स सोसाइटी के साथ कैसे रिलेटेड है। तो ये तो आप देखोगे तो भी बता सकते हो, कैसे, देखिए फिजिक्स सोसाइटी के साथ कैसे रिलेटेड है। अब सोसाइटी में आप बस में जा रहे हो, मोटर बाइक पे जा रहे हो, कहीं किसी और वजह से जा रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, लाइव क्लासेस ले रहे हो, दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल फिजिक्स। तो सोसाइटी कहीं ना कहीं फिजिक्स के साथ पूरी तरह से इंटरलिंक्ड है, ठीक। कैसे कह सकते हैं हम कि फिजिक्स और सोसाइटी दीज आर इंटरलिंक्ड, क्या है ये, इंटरलिंक्ड है आपस में, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम जब स्टीम इंजन बना था, क्या बना था, स्टीम इंजन, व्हेन फर्स्ट टाइम स्टीम इंजन वाज डेवलप्ड, स्टीम इंजन डेवलप किया गया। तो स्टीम इंजन हम उसमें क्या कर रहे थे, कोयला डाल रहे थे, उसकी भाप से इंजन चल रहा था, ठीक है। हालांकि आउटडेटेड हो चुका है लेकिन उस टाइम तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ठीक है। तो स्टीम इंजन जब डेवलप हुआ उस टाइम क्या हुआ, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी यानी कम कोयले में एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, आई मस्ट से टू इंक्रीज एफिशिएंसी, व्हाट डिड दे डू, उनको क्या करना पड़ा, उस स्टीम इंजन की पूरी स्टडी करनी पड़ी और उसको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नई ब्रांच डेवलप कर दी। कैसे डेवलप कर दी, भाई इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो इसको समझने के लिए पहले हीट थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट कुछ समझना पड़ा, ठीक है। तो उस टाइम तक थर्मोडायनेमिक्स नहीं थी, स्टीम इंजन के बाद ही नई ब्रांच आई फिजिक्स की, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। कौन सी ब्रांच आ गई, थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, स्टीम इंजन बना हुआ था, ठीक। स्टीम इंजन से हमने एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेवलप कर ली, तो वो क्या हो गई, थर्मोडायनेमिक्स। यानी बेसिकली अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो इस टेक्नोलॉजी से हम फिजिक्स भी डेवलप कर सकते हैं, जैसा यहाँ किया कि स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने थर्मोडायनेमिक्स की नई ब्रांच ही बना दी फिजिक्स की। तो उसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में स्टडी किया और उसकी पूरी एक बुक बन गई, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, अभी अभी आपको बताया सेमीकंडक्टर्स
कंडक्टर्स। आवाज आ रही है बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? जिनल, जिनल सिसोदिया, आवाज आ रही है बेटा? स्क्रीन विजिबल नहीं है। कितने स्टूडेंट्स को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? अभी दिख रही है बच्चों? सर एक बार ये स्क्रीन देखना। स्क्रीन शायद बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन विजिबल नहीं है। कहाँ से क्या कर रहे हैं? स्क्रीन तो दिख रही है, यहाँ तो दिख रही है। उसकी चाहिए डबल दे देते हैं साथ में, बीच बीच में देनी पड़ती है। स्क्रीमिंग सर खुद की बच्चे का होता है ना, बच्चे वाला खुद का कैमरा होता है। मान लें कितने बच्चे हैं? 15। एक मिनट, हाँ अब चेक कर, 2 स्क्रीन है। ये सभी 2 स्क्रीन दिख रही है बच्चों? कौन सा? नहीं सर, वो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे तो बच्चों की भी नेट की प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताऊँ, आपका जैसे आप खोल के देखो, आपका नहीं खुलेगा। हाँ यस यस, आपका नेट ठीक है। तो अब चलते हैं आगे वापस। सेमीकंडक्टर्स, अभी अभी हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। बुक्स तो मैडम नहीं तो एक स्पीकर होती है सर, वो स्पीकर देगा। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स की जब हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स, हमने जब सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने क्या बनाया? हमने बना दी सिलिकॉन चिप। क्या बनाई? सिलिकॉन चिप, या यूँ कह लीजिए कि सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बना दिया। ठीक, इनसे मिलके बने आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक, और इनसे हमारा पूरा क्या बन गया? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स जो आजकल अब बहुत इजीली अवेलेबल हो रहे हैं आपको, वो कहाँ से बन रहे हैं? एक्चुअली जब हमने सेमीकंडक्टर्स की यानी इस फिजिक्स की स्टडी की, इस फिजिक्स को स्टडी किया, तब जाकर हमें ये नई टेक्नोलॉजी मिली। यानी लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, हमने इससे नई फिजिक्स डेवलप कर ली। ठीक, यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स थी और इस फिजिक्स से हमने क्या डेवलप कर लिया? नई टेक्नोलॉजी, जो कि क्या थी? कंप्यूटर, लैपटॉप्स, बहुत सारी, बहुत वास्ट इसके वो है। जितने आप यूँ कह लीजिए कि आप पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें किसकी बदौलत है? दैट इज बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमें पता लगा कि अरे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो उनसे हमने पूरा का पूरा क्या डेवलप कर दिया? हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। आज जो हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल्स, वो किसके बेसिस पर है? वो सारा का सारा सिस्टम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो फिजिक्स का पार्ट है, इस फिजिक्स पर डिपेंड करता है, और उसकी वजह से हमने पूरा का पूरा एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, यानी यूँ कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी
और फिजिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है, हम उसको यूज़ करके एक नई फिजिक्स की ब्रांच बना देते हैं, और कई बार क्या होता है कि फिजिक्स की ब्रांच हमारे पास है, फिजिक्स की स्टडी है हमारे पास, नॉलेज है हमारे पास, उसको यूटिलाइज करके हम एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान हो गया होगा किस तरह से हम फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को साथ ही साथ सोसाइटी का, ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उसकी हर नीड कहाँ से शुरू होती है, इस सोसाइटी की नीड किसके साथ लिंक होती है, दिस इज लिंक्ड विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स से टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है और टेक्नोलॉजी से फिर सोसाइटी जुड़ी हुई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज कंप्लीटली इंटरलिंक्ड विद आवर सोसाइटी। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले बच्चों। कोई डाउट है किसी को? चले आगे, चलिए तो फिर अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, जो कि क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फिजिक्स क्या है, नेचर। फिजिक्स अगर नेचर है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्सेस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी नेचर की फोर्सेस होगी। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर बेसिकली जितनी फोर्सेस हैं इस पूरे यूनिवर्स में, उन सभी फोर्सेस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी 4 कैटेगरीज में? तो फंडामेंटल फोर्सेस को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, जो आपको यूं मान लीजिए कि आप भी स्टडी करेंगे और एक डिफरेंस लिख के भेजेंगे मेरे पास। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, उसके बाद थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर में। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये 2 मासेस के बीच में, m1 और दूसरा मास होता है m2। सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। 2 मासेस हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स होती है जो कि 2 मासेस के बीच में लगती है। चाहे वो 2 मासेस अर्थ के ऊपर 2 बॉडीज हो, उनमें हो सकती है। 2 मासेस, एक मून हो, दूसरा अर्थ हो, एक सन हो, दूसरी अर्थ हो। यानी यूँ कह सकते हैं कि कोई भी 2 मासिव बॉडीज हैं, उनके पास मासिव चाहे लाइट वेट हो, पर उनके बीच में हमेशा ही एक फोर्स लगती रहेगी और हमेशा कैसी होगी? दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसी है? एक तो मासेस के बीच में लगेगी, दूसरी बात अट्रैक्टिव नेचर की होगी, तीसरी बात ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। जितनी फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं ये उन सब में से वीकेस्ट फोर्स है। सबसे ज्यादा यूँ कह सकते हैं सबसे कम जो इस नेचर पे लग रही है वो फोर्स क्या है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वेरी फीबल लगती है, बहुत स्मॉल लगती है। ठीक है, 2 मासेस के बीच में लगती है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है, वीकेस्ट फोर्स होती है इन नेचर। ठीक, दूसरे फोर्स पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स हमेशा ही चार्ज पार्टिकल्स पर लगती है। किस पर लगती है? चार्ज पार्टिकल्स पर। जब कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो वहां किस पर लग रही है? चार्ज पार्टिकल्स पर। यानी एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो ये कैसी होती है? रिपल्सिव
ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन यानी ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो ये कैसी होगी, अट्रैक्टिव। यानी इसका नेचर कैसा है, इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। कैसी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल वी आर टेकिंग। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल लाइक हैं तो वो रिपल्सिव होगी, और अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव। ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो इट इज वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, इट इज वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है उनमें से एक क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक। दूसरी बात, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, दोनों ही फोर्सेस जो होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। किसकी इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। सर मेरा ये डिस्कनेक्ट कैसे होगा, डिस्कनेक्ट उधर से, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी चाहे किसी मीडियम में आप दो मासेस को रख दो, दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दो, तो उनके बीच में फोर्सेस रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मीडियम बदल जाएगा तो फोर्सेस वैल्यू में चेंज आएगा, लेकिन फोर्स तो लगेगी ही। ठीक है। यहाँ तक तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है कि दो फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाली फोर्स। ठीक है। हमें पता है कि एटम कैसे बना होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स बाइंड अप होते हैं। इसका मतलब यूं मान लीजिए कि मान लो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इन सभी पार्टिकल्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब इनकी वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगनी चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो बहुत सारे प्रोटॉन्स पड़े हैं यहाँ पर, तो न्यूक्लियस तो बाइंड होना ही नहीं चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, बर्स्ट आउट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन न्यूक्लियॉन्स को, या यूँ कह लीजिए कि न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए जो फोर्स हम यूज कर रहे हैं, जो फोर्स काम आती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट हम कह सकते हैं इट बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हीं को हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड अप करने के लिए जो फोर्स काम में आती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। उसके बाद यहां पर इसके सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, तो चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि दो प्रोटॉन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। चाहे कोई बॉडी चार्ज हो या अनचार्ज हो, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, यानी ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। ठीक। तीसरी बात इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज शॉर्ट रेंज। क्या है, दिस इज ऑफ शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज यानी ये बहुत ही छोटी रेंज में लगती है, बहुत ही स्मॉल रेंज, और वो रेंज कितनी होती है, इट इज 10⁻⁻15 मीटर, 1 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 15 जीरोस। इतनी बड़ी, इतनी छोटी होती है रेंज। ठीक है। यानी 1, इसको कैसे लिखोगे आप, 1/10⁻15। ठीक। और इसका मतलब ये बहुत ही छोटी सी रेंज में लगती है। न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻15 मीटर। ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस की रेंज में ये केवल न्यूक्लियस की रेंज में ही लगेगी, बहुत ही शॉर्ट रेंज होती है। इनकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है इनफाइनाइट। आप कितनी भी दूर चले जाओ तो भी फोर्स लगेगी। इसकी बात करें तो इसकी रेंज भी क्या है, इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। आप कितनी ही दूर चले जाए तो भी यहाँ पर फोर्स लगेगी।
कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा दूर आप चले गए तो ये फोर्स खत्म हो जाती है, वहां ये फोर्स नहीं रहती है, ठीक है। सो इट इज वेरी शॉर्ट रेंज। फोर्थ पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करती है, चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, रेंज इसकी होती है 10⁻⁻15 मीटर्स, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन नेचर, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। ये एक तरह से हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं चारों फोर्सेस की, ठीक है। आपको इन्हीं को एज अ पॉइंट्स बनाकर मेरे पास सेंड करना है एज अ होमवर्क, यानी आप एक क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के 4 पॉइंट्स बनाकर इसके बेसिस पर और आप मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इरेज करके वीक न्यूक्लियर फोर्स पर जाऊँ, ठीक है। चलें आगे, देखिए लास्ट पॉइंट जो हमारे पास इसका रहेगा दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेट दिस डिस्कनेक्टेड, इट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एक कहने को ये वीक है लेकिन ये सबसे वीकेस्ट नहीं है, ठीक। यूं कह सकते हैं कि वन ऑफ वीक फोर्सेस, जो वीक फोर्सेस है उनमें से एक है, ठीक। दूसरी बात, ये भी कहाँ लगती है, इसकी रेंज भी शॉर्ट रेंज होती है, ये भी क्या होती है, शॉर्ट रेंज, यानी इसकी रेंज भी क्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। ये भी उसी रेंज में ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगती है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब ये कहाँ लगती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यूँ समझ लीजिए कि जब कोई भी पार्टिकल, जब कभी भी स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, आप लोगों ने रेडियम देखा होगा, ठीक है। रेडियम क्या होता है, सब जगह अंधेरा कर दो तो वो यूँ कह लो वो लाइट एमिट करता है, ठीक है। तो वो रेडियम क्या है, दैट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कंटिन्यूसली अपने थ्रू कुछ रेडिएशंस या कुछ पार्टिकल्स छोड़ते रहते हैं, एमिट आउट करते रहते हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी में, किसमें, रेडियो एक्टिविटी में जो रेडियम वगैरह होते हैं, इनमें से जब लाइट रेज एमिट होती हैं उस टाइम 2 पार्टिकल्स निकलते हैं। इन 2 पार्टिकल्स का आपने नाम नहीं सुना, मैं बता देती हूँ आपको। रेडियो एक्टिविटी के दौरान 2 पार्टिकल्स निकलते हैं, एक तो होता है न्यूट्रिनो, ठीक, और एक इसका एंटी पार्टिकल होता है, इसका उल्टा, जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक। रेडियो एक्टिविटी के दौरान एक पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। इन दोनों पार्टिकल्स के एमिशन के दौरान ये फोर्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जब ये पार्टिकल एमिट होते हैं, इनके एमिशन के टाइम पर रेडियो एक्टिविटी में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, उनके एमिशन के कारण क्या होता है, उनके एमिशन किसकी वजह से होता है, इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये कहाँ होती है ये फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ बेसिकली इन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब न्यूट्रिनो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो क्या है, तो इसको हम धीरे धीरे 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि ये 2 पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है ना, ऐसे ही न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी एक दो चार पार्टिकल्स हैं जो कि जब रेडियो एक्टिविटी होती है उस टाइम ये एमिट आउट होते हैं, ठीक है। और इनके एमिशन का कारण क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये दोनों पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं, ठीक है। तो विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। क्या है फिजिक्स, स्कोप क्या है फिजिक्स की,